मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरदोई से है। आगामी त्योहार होली, रमजान और साथ ही ईद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। थाना कासिमपुर क्षेत्र के कस्बा गौसगंज और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा का कड़ा संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार, चौक चौराहों और संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरा है। इस दौरान कासिमपुर थाना प्रभारी घनश्याम राम, गौसगंज चौकी इंचार्ज विश्व बंधु सिंह और साथ ही पुलिस बल के साथ वहां पर लोग मौजूद रहे। व्यापारी और स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। वहीं तहसील संडीला क्षेत्र सबसे अहम रूप से नायब तहसीलदार की मौजूदगी में क्षेत्राधिकारी संडीला ने के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में कस्बा संडीला के प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थानों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में संयुक्त भ्रमण किया गया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही ड्रोन कैमरों के माध्यम से आम जनमानस से निगरानी कर रही गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है, त्योहार सौहार्द के साथ मनाएं, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खबर महोबा से है, जहां सागौन गौशाला की स्थिति पर सवाल। ग्रामीणों ने सुधार की उठाई मांग। विकासखंड जैतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सिगौन में संचालित गौशाला की वर्तमान स्थिति को लेकर ग्रामीणों में चिंता व्यक्त की गई है। उनका कहना है कि गौशाला में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि गौवंश को समुचित देखभाल मिल सके। ग्रामीणों के अनुसार पशुओं के लिए चारा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है और इसके अतिरिक्त परिसर में साफ सफाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय ध्यान नहीं दिया गया तो पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। गौशाला में हमारे यहाँ आए दिन गौओं की हत्या हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर आके देखा जाए। तो यहाँ पर जब यहाँ पर आके देखा है तो भूसे की सही व्यवस्था नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर देख रेख नहीं है और ठंडियों में कोई ऐसा उपाय भी नहीं है कि गौओं पे रोक लगाई जाए जो मृतक हो रही हैं और काफी जानवर डेली मर रहे हैं, तो उन पर रोक भी नहीं किसी प्रकार से लग रही है। ना कोई जो गो रक्षक है वो हर तरह से भक्षक बन चुके हैं हमारे सिगोन गांव में। यहाँ पे अभी कितनी बीमार यहाँ पे एक दिन में जरूर आया था तो 3 गैया खत्म हुई थी उस दिन। अभी फिलहाल में मैंने देखा तो 1-2 जानवर ऐसे हैं कि मरने की स्थिति में है, लेटे हुए हैं, वो अभी आप देख भी सकते हैं। और ये मान के चलो कि यहाँ पर देखरेख सही नहीं है हमारे यहाँ। डॉक्टर आता है पशु अस्पताल से? डॉक्टर नहीं आता है यहाँ, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैं जितनी बार भी यहाँ आया हूँ। भाई तुम लोगों ने देखा, किसी ने? बोलो, आप लोग बोलो ना, देखा हो तो है? तो यहाँ पर किसी ने देखा नहीं है और ना डॉक्टर आते हैं यहाँ। अगर डॉक्टर आते तो यहाँ इतने जो मृतक जानवर मर चुके हैं तो उन पर लगाम तो लगती कम से कम। गाँव में भी तो है। क्या नाम है आपका? हरिमोहन। क्या मामला है? गौशाला का है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गौओं को 2-3 गौएं तो अभी मरणासन स्थिति में डली है, वो कोई हलचल नहीं कर रही, ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कुछ है, ना उनको भरपेट भोजन है, खाने को कुछ नहीं है। कोई जानवर बीमार पड़े हैं? हाँ, बीमार डले हैं। तो डॉक्टर नहीं आता है? नहीं, कभी नहीं आता, ना कभी आया है। क्या मामला है गौशाला का? गौशाला की व्यवस्था वो रहती है, व्यवस्था खाना पीना नियमित ढंग से मिल रहा। कोई जानवर बीमार पड़े हैं? अभी 2-3 तो पड़े हैं, अभी बीमार जो उठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर आता है इलाज करने के लिए? नहीं मिला, कोई नहीं। खबर सोनभद्र से है, जहां जंगल की झाड़ियों में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह चरवाहों ने शव देख ग्राम प्रधान को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। गुलाबी रंग की साड़ी, नीला ब्लाउज और साथ ही हल्का गुलाबी शॉल पहने महिला की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया ये मामला जहर से मौत का प्रतीत हो रहा है और साथ ही पुलिस महिला की शिनाख्त करने और मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के पास से पेट्रोल पंप की पर्ची भी बरामद हुई है।
आज दिनांक 2 मार्च 2026 को कोतवाली दुद्धि के ग्राम धनौरा के ग्राम प्रधान श्री सुभाष राम द्वारा प्रातः 7 बजे सूचना दी गई कि मेरे गांव के जंगल में जाने वाले कच्चे रास्ते के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर कोतवाली दुद्धि पुलिस के साथ तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया। देखने से महिला के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है और वो विवाहिता है। महिला के शिनाख्त का प्रयास कराया जा रहा है। फोरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य संकलित कराए गए हैं। कोतवाली दुद्धि पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खबर सोनभद्र से है, जहां होलिका दहन से पहले अराजक तत्वों ने होलिका में लगाई आग। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है होलिका जलाने का कार्य जानबूझकर किया गया, जिससे वर्षों पुरानी परंपरा आहत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया है। उग्र ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। मिर्जापुर जिले के बघेड़ा ग्राम पंचायत के पंचायत भवन के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षित बनिए और नशा मुक्त रहिए के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्य रूप से शामिल हुए श्याम बाबू सिंह, अपर जिला जज फिरोजाबाद, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजक इंजीनियर वासुदेव सिंह द्वारा आए अतिथियों को अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया है। यही नहीं, वहां पर सैकड़ों गरीब महिलाओं और साथी पुरुषों के अलावा वृद्ध विधवा दिव्यांगों में कबल और साथ ही छाता, कंबल, टॉर्च वितरण किया गया। इसके अलावा सम्मानित लोगों को भी मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्कूली बैग भी दिया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि जो आज बीडी सिंह नशा मुक्ति शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जो क्षेत्र में टॉपर बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। आज का ये कार्यक्रम श्री बीडी सिंह जी द्वारा नशा मुक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए है और इसके साथ साथ आज इनकी माताजी की स्मृति में एक गांव के सारे वृद्धजनों को जो 75 साल से ऊपर के हैं उनको, विकलांगों को, समस्त विधवाओं को तथा जो इस क्षेत्र के स्कूलों के टॉपर बच्चे हैं उनको सबको इन्होंने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। इसके अलावा क्षेत्र में जो नेत्रदान, जिन जिन लोगों ने नेत्रदान किया उनके परिजनों को उत्साहवर्धन के रूप में उनका भी सम्मान किया गया है। यह वाकई बहुत अच्छी बात है। क्या संदेश देखिए, इससे संदेश ये जाएगा कि जैसे हम तालाब के बीच में एक कंकड़ डालते हैं तो लहर तालाब के अंत तक जाती है,
वैसे ये इन्होंने जो इस 2-3 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे समाज में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा कि अगर हर लोग जो भी सक्षम हैं अपने माता पिता की स्मृति में ऐसे अच्छे काम करें तो समाज एक जो है राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा। मेरी माँ अनपढ़ थी और मरने के कुछ पहले बोली कि बेटा मैं मर जाऊंगी तो मेरा आँख दान कर देना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अनपढ़ महिला इतना साहस कैसे आ गया और परिवार की सहमति से उनके आँख नेत्रों दान कर दिया गया। उसके बाद मुझे अंदर से शौक लगा कि एक अनपढ़ महिला होकर इतना बड़ा दान कर सकती है तो मुझे भी दान करना चाहिए। और मेरा तीसरा कार्यक्रम इस तरह से है माँ के नाम पर मैं ये गरीब दान करना चाहता हूँ, दान करता हूँ। और मैं चूँकि समाज में कुछ वंचित वर्ग है, जैसे कि हमारे जो बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, ससुराल में जाती हैं, अगर किसी वजह से उनका घटना घट गया, उनके पति का आकस्मिक मौत हो गया तो वो विधवा का उनका अभिशाप लग जाता है और समाज उनको उपेक्षित देखता है और उनको समाज अपने धारा में नहीं गिनता है। दूसरा, हमारे जो वृद्धजन है, आज वृद्धजनों की उपेक्षा हो रही है। जो वृद्धजन सामान मिलना चाहिए और सामान नहीं मिल रहा है। तीसरा, जो हमारे विकलांग भाई हैं, जो जिनको दिव्यांग हम कहते हैं, उनको भी नाना प्रकार के ताने मिलते हैं, जैसे कोई लंगड़ा कहता है तो कोई लुलवा कहता है। तो ये सब दूर करने के लिए, उनको अपने समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए मैं ये अभियान चलाया है। मेरा अभियान पहले से चला रहा, शिक्षित बनिए, नशा मुक्त रहिए, ये तो मेरा अभियान है ही। उसी में मैं सोचा कि इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, मेरा गांव 5 पूरा बटा है। तो मैं 5 पूरा में जितने 75 साल की उम्र है वृद्धजन, जितने समाजसेवी, जितने हमारी विधवा बहनें बेटी हैं, जितने हमारे दिव्यांग हैं, सारे भाइयों को, सारे बहनों को मैं पुरस्कार के रूप में मैंने उनको माला पहनाया। माला पहनाने सम्मान के रूप में माला पहनाने के बाद कुछ प्रत्येक लोगों को एक छाता, एक टार्च, एक कम्बल का उपहार के रूप में दे दिया। और जो बच्चा टॉप किया था मिर्ज़ापुर या प्रदेश में, उनको मैं साइकिल दिया। और साथ में जो बच्चे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लिए और हर क्लास में पहला दूसरा स्थान लाए, उनको मैं किताब दिया। और मेरा ये किताब देने का उद्देश्य और ये साइकिल देने का उद्देश्य ये है कि बच्चों में एक कंपटीशन भावना हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़माना है और कंपटीशन भावना होगा तो जिस बच्चा को देंगे पुरस्कार वो तो उत्साहित होगा ही, वो तो और तेज़ी से पढ़ना शुरू करेगा। लेकिन जो बच्चे पिछड़े हैं, जो पीछे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि काश मैं भी अगर कुछ किया होता तो हमको भी पुरस्कार मिलता, तो उनके अंदर भी ये भावना जागेगी। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में चाहे बाबू का परीक्षा हो, चाहे हायर पोस्ट पर हो, SP DM परीक्षा हो, सब जगह सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। लेकिन हमारे बच्चे सामान्य ज्ञान प्रति तो उदासीन हैं। वो गणित, विज्ञान, इंग्लिश को महत्व देते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। तो उनका सामान्य ज्ञान पेश करने के लिए मैं पूरे 5 गाँव में एक उत्तर प्रदेश का नक्शा, एक भारत का नक्शा, एक मिर्ज़ापुर नक्शा मैं दिया, जिससे वो पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए, उनकी जानकारी मिले देश के विषय में, प्रदेश के विषय में और जिला के विषय में। दूसरा, मैं सारे लोगों को एक मनोहर पांडे की सामान्य ज्ञान किताब दिया, जिससे कि वो चित्रकूट जिले की राजापुर तहसील के सिधौली गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। दिनेश राजपूत ने ट्यूबवेल पर खड़े ट्रैक्टर पर 11,000 वोल्टेज का हाई टेंशन तार गिर गया, जिसमें ट्रैक्टर के चारों टायरों में आग लग गई है। लाखों का नुकसान हुआ। घटना के वक्त राजेश के पिता रामबली राजपूत तार से मात्र 5 मीटर दूरी सब्जी तोड़ रहे थे और बाल बच गए। ट्रैक्टर मालिक राजेश राजपूत ने बताया कि उन्होंने 3 महीने पहले ही ट्रैक्टर के चारों टायर बदलवाए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार को ट्यूबवेल के ऊपर से हटाने के लिए कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। ये तार पहले भी कई बार गिर चुका है, जिससे भविष्य में बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने जेई और लाइनमैन से इसे हटाने का अनुरोध भी किया था, क्योंकि उन्हें यहाँ छोटे बच्चे उनके यहाँ खेलते भी थे और इससे खतरा बना रहता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। क्या समस्या हुई है? समस्या ये हुई है कि ये तार जो है गिर गई है ट्रैक्टर में और कम से कम लाख सवा लाख का नुकसान हो गया ट्रैक्टर का। और जो है हम अवगत करवाए तो 112 आई और इसके अलावा विभाग आया नहीं। अच्छा, 112 वालों ने क्या आपको आश्वासन दिया है? 112 वालों ने आश्वासन हमको ये दिया है कि आप जो है थाने आइए, थाने में जो है लिखित करवाइए और जब तक लाइट सुधार न हो तब तक और जब तक लाइट का आगे सुधार नहीं होगा तब तक जम्फर नहीं जोड़ने देना। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या समस्या हुई है? समस्या विद्युत लाइट की। कैसे हुई है? ये हाई वोल्टेज तार 11,000 जो है ये देखिए हमारे ट्रैक्टर के ऊपर अभी भी पड़ा हुआ है और हमने विभाग को अवगत भी करवाया, लेकिन विभाग इसमें जो है लापरवाही कर रहा है। आखिर ये लाइट कैसे गिरी है? ये लूज होने की वजह से जेई साहब को, एक्सचेंज साहब, एसडीओ को सबको बताए हैं और ये आपस में तार जो है हवा चल रही थी तो लड़के जो है हमारे ट्रैक्टर के ऊपर गिर गई है। अच्छा, नुकसान क्या हुआ है? नुकसान देखिए टायर ट्यूब, इसकी बैटरी वायर पूरा जो है करीब 1.25 लाख का नुकसान हुआ है ट्रैक्टर का हमारे। अच्छा, ये लाइट कहाँ के लिए गई है? ये गई है चुनकाउन पाठक और ये कामता प्रसाद और 4-5 लोग हैं उधर। अच्छा, ये लाइट गिरी है, अभी तक किसी अधिकारी को आपने सूचना दी या ना दी? बिल्कुल दिया है। तो कोई अधिकारी या कर्मचारी आए हैं? हाँ, 19-12 वाले, ये 100 नंबर वाले आए हैं, 112 वाले, इसके अलावा कोई नहीं आया। आगे 112 वाले आपको क्या आश्वासन दिए हैं? उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ से जम्फर हटवा दिए हैं, यहाँ हमारी फसल भी पड़ी हुई है, ट्यूबवेल भी है, तो उन्होंने कहा कि जो है जब तक ये लोग जो है अपना लिखित नहीं देंगे तब तक यहाँ तार न जुड़वाइएगा। अच्छा, जेई एक्शन कोई अभी तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। आप इस नुकसान के विषय में क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम मांग ये करना चाहते हैं कि इसमें जो है बिजली विभाग की जिम्मेदारी, हमारे ट्रैक्टर का नुकसान जो है हमें मिलना चाहिए। यह घटना किस गांव में हुई है? ये घटना ग्राम सिधौली रोधनपुर की। तहसील कौन सी लगती है? तहसील राजापुर। पावर हाउस सरधुआ, थाना सरधुआ। ये दुरुस्ती कार्य नहीं होगा तब तक हम यहाँ जम्फर नहीं जोड़ने देंगे। जेई साहब से आप बात करके? नहीं, जेई साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि जो है आप बंद जोड़ने दीजिए, अगर कोई खतरा है उनसे, अभी साहब वो जो उधर है तो उनसे बात हुई है। ठीक है, वो कहेंगे उसी हिसाब से कर लीजिए। तो यही है हमारे कहने का मतलब कि ये लाइट जब तक बनेगी नहीं तब तक हम जम्फर नहीं जो। मान लीजिए कल के दिन फिर दुर्घटना होगी इसी तरह, कोई आदमी मर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जेई साहब भी नहीं होंगे, आपको बुला लेंगे, आप समझौता करवा के इसी तरह चले जाएंगे, यही तो होना है। आप एक लिखित दीजिए, जैसा नहीं, उस हिसाब से आप लिखित हम देंगे, बिल्कुल लिखित देंगे, विभाग को देंगे, प्रशासन को देंगे। आपको हमने बुलाया है, इसीलिए बुलाया कि कम से कम आप मौके पे आके देखिए कि क्या पोजीशन है लाइट की। तो सर हमारे कहने का मतलब यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये जम्फर जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक ये लाइट का निराकरण नहीं होगा। ठीक सर, अगले आदमी को कोई दिक्कत होती है वो विभाग से बात करे, हिसाब से बात करें। जी, जेई हिसाब से, एसडीओ से, एक्सचेंज से। हाँ। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। शिया बाहुल्य कस्बा हल्लौर के आधा दर्जन छात्र इस समय ईरान में रहकर धार्मिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जंग की खबरों के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। डुमरियागंज छात्र क्षेत्र के शिया बाहुल्य कस्बा हल्लौर से करीब आधा दर्जन छात्र छात्राएं ईरान के विभिन्न शहरों में दीन और साथ ही तालीम हासिल कर रहे हैं। हाल ही में ईरान और साथ ही अमेरिका इजराइल के बीच बढ़े सैन्य तनाव की खबरों के बाद गांव में बेचैनी का माहौल बढ़ गया है। मीडिया से बात करते हुए परिजनों ने बताया कि नेटवर्क बाधित होने से बातचीत नहीं हो पा रही है। हम लोगों के अंदर डर बना हुआ है। परिजनों ने हालात बिगड़ते देख भारत सरकार से मदद की मांग की है और लोग अपने बच्चों की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और साथ ही ईरान में पढ़ रहे छात्रों की सलामती की दुआ के साथ हल्लौर गांव के लोग हालात सामान्य होने का इंतजार भी कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद कामयाब अहमद रिजवी। कामयाब साहब, क्या मामला है? अब यही जब से सुना है कि ईरान में बमबारी हुई, हमारे रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब शहीद हो गए, तब से पूरा गांव हमारा, पूरा मुल्क या सारी दुनिया में जहां भी उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वाली पूरी दुनिया में है, उनको बड़ा सदमा है। ऐसा लगता है जिस तरीके से हम लोग मुहर्रम की 10वीं के दिन गमगीन हो जाते हैं, उसी तरीके से हम गमगीन हैं। मुझे बहुत ही दुख है उसका और बहुत सदमा है। हमेशा हम लोग न्यूज़ पे लगे रहते हैं और उस पे ये कि हमारा भांजा जो है फैज़ हैदर वहाँ पे है और किस हालत में है। 1 हफ्ते पहले उससे बात हुई थी और उसके बाद कोई अता पता नहीं, स्कूल पे भी बम गिरा, कुछ बच्चे भी शहीद हो गए। उसमें दिल बहुत परेशान है। हमारी बहन, हमारे घर वाले सब लोग बहुत परेशान हैं और भी हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बहुत से बच्चे हैं। हिंदुस्तान से कम 50,000 आदमी वहाँ पे है, तो कुछ बच्चे हमारे गांव के फैमिली से रहते हैं वहाँ पे। अब इसीलिए हम सरकार से यही चाहेंगे कि किसी तरीके से वो यहाँ पे बच्चों को ले आए। लगभग हल्लौर के कितने लोग हैं वहाँ पे से? बच्चे पढ़ते हैं, जो कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं और कम से कम 4-5 फैमिली जो है वहाँ पे फैमिली रहती है पूरी बच्चों के साथ। किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे हैदर? वहाँ पे मौलाना गिरी पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए गए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है ईरान में, में मशहद में, वहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वहाँ से जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है तो हिंदुस्तान जहाँ भी उनका जी चाहे वहाँ सेट हो जाते हैं। इल्म, वहाँ इल्म का बहुत बड़ा मदरसा। किस जगह पे थे वो ईरान में? ईरान में वो मशहद शहर में थे। तो अभी जिस तरीके से स्थिति है, ईरान की बमबारियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? कितनी दिक्कत, कितनी टेंशन हो रही है आप लोगों को? उससे तो बहुत परेशानी है। अभी कुछ भी हो सकता है। जो इतने बड़े आलिम शहीद हो गए, उनको धोखे से मार दिया गया, लेकिन वो भी हक राह में शहीद हो गए। वो भी झुके नहीं, वो भी तलवे नहीं चाटे। उन्होंने कहा कि मौत आए तो मौत आ जाए, लेकिन मैं मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहे और हमेशा हक की राह में थे। और ये जानते थे कि मौत मुझे आएगी। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शहादत हो, मैं शहीद होने से नहीं डरता हूँ, लेकिन मेरी हक बात जो है वो नीचे ना हो। मैं जालिम के सामने सर नहीं झुका सकता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। कहाँ रहते हो? ईरान में कौन फंसा है आपका? मैं हल्लौर का निवासी हूँ। हमारा बेटा सुजैन हैदर कुंभ के शहर में फंसा हुआ है। वो दीनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था और वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं, इसलिए परिवार के लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वापस पहुँचा दिया जाए। बातचीत हो रही है उससे, क्या बताया उसने? 2 दिन पहले बात हुई थी, तो तब तक ये कह रहा था कि यहाँ पे सब माहौल सही है। अब इंटरनेट सब सुविधाएं बंद हो गई, इसलिए अब बातचीत नहीं हो पा रही है। इसलिए और घबराहट पैदा हो रही है हम लोगों को। शहीद सालिस मदरसे में है, वहाँ पे कुंभ में, ईरान। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और सकुशल घर वापसी हो बच्चों की। खबर बहराइच से है, जहां जिले में होली पर्व को लेकर किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना की सूचना त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार जिले की सभी 37 और 108 एम्बुलेंस और 41 102 एम्बुलेंस को संबंधित थाना चौकी और स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात किया गया है। विभाग का लक्ष्य है दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक की दूरी को न्यूनतम समय में तय कर मरीजों की जान बचाई जा सके।
108 एम्बुलेंस की सभी 37 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी संबंधित एम्बुलेंस को नज़दीकी थाना क्षेत्र और चौकी पर निर्धारित किया गया है। किसी प्रकार की आपात स्थिति आने पर एम्बुलेंस वहां से तुरंत मूव करेगी और अपने नज़दीकी सीन पर पहुंचकर, दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मरीज को, पेशेंट को सर्विस देगी और उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी। कुछ संवेदनशील इलाकों में क्या नई इस बार तकनीकी की गई है? कुछ संवेदनशील इलाके जैसे हमारे पास महसी महाराजगंज, कैसरगंज, बैरागपुर और नानपारा पर, इन सभी क्षेत्रों में हमने 2-2 एम्बुलेंस एक साथ पार्क करवाई हैं। दोनों एम्बुलेंस के बीच की दूरी करीब 10 किलोमीटर की है। ये एम्बुलेंस PSC और CSC से भी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिससे पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी सर्विस दे पाएंगे। आपात स्थिति से बचने के लिए हमने 108 में एक बैकअप एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखी है। अगर किसी एम्बुलेंस के साथ कोई हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है तो हम बैकअप एम्बुलेंस भी उस समय उपलब्ध कराएंगे। स्टाफ सभी एम्बुलेंस पे पूरे हैं। उसके अलावा कुछ स्टाफ को भी हम लोग ने बैकअप में होल्ड किया है कि अगर किसी स्टाफ की तबीयत खराब होती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम तुरंत के तुरंत बैकअप स्टाफ के जरिए एम्बुलेंस को एक्टिवेट कर पाएंगे और सर्विस दे पाएंगे। इसके अलावा 102 की सभी 41 एम्बुलेंस को नज़दीकी CSC, PSC, जिला अस्पताल पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्रम क्षेत्राधिकारी नौगावा द्वारा थाना अमरोहा देहात पुलिस बल के साथ थाना अमरोहा देहात क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न संवेदनशील स्थानों, मुख्य मार्ग एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील भी की गई है। जनपद पुलिस त्योहारों के दौरान सतर्क एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। आमजन से अपील है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा डायल 112 से संपर्क करें। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत जनपद की सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदा हुए 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं और इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आपको बता दें, यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और साथ ही क्षेत्राधिकारी नगद दीपक यादव के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस सेल के नेतृत्व में चलाया गया। और बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पूर्व में ही सर्विलांस टीम को गुमशुदा मोबाइल की 100% बरामदगी के कड़े निर्देश दे दिए गए थे। सर्विलांस सेल द्वारा सितंबर 2024 से अब तक कुल 808 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे जा चुके हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए आकी गई है। यह उपलब्ध जिले
जिले में तकनीकी सहायता से अपराध नियंत्रण में संपत्ति बरामदगी के क्षेत्र में पुलिस की दक्षता को दर्शाती है। उन्होंने यह भी बताया है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा संपत्ति और लापता लोगों की खोज आगे भी जारी रहेगी निरंतर। मुस्कान चलाया गया, एक बार फिर 101 मोबाइल बरामद किए गए। क्या कुछ कहेंगे इस बार इसको लेकर और कितनी कीमत के मोबाइल थे? देखिए, होली का त्यौहार एकदम सन्निकट है और आज होलिका दहन होगा। इसके बाद तो जो खुशी का त्यौहार है उसकी खुशी को दोगुना करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 101 मोबाइल बरामद करके जो इनके वास्तविक मालिक थे इनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। इस पूरे मोबाइल की कीमत लगभग 22.5 लाख रुपए है। आपको याद होगा कि आज के एक माह पूर्व 28 जनवरी को भी इसी अभियान के तहत 101 मोबाइल जनपद उन्नाव वासियों को वापस किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए थी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारा जो CIR पोर्टल है उस पर जो भी गुमशुदगी लिखी जाती है उन मोबाइल को बरामद करना। तो उन्नाव पुलिस ने मेहनत करके 101 मोबाइल बरामद किया था और होली के पूर्व संध्या पर इनको होली के पूर्व एक दिन पूर्व हम इनको वापस किया गया है ताकि इनकी जो त्यौहार की खुशी है ये दुगना हो सके। लगातार उन्नाव पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक कितने मोबाइल जो है उनको दिए जा चुके हैं जो उनके धारक हैं और लगभग कितने की लागत होएगी? देखिए, पिछला जो था पिछले साल का वो 4-4.5 करोड़ के आसपास का था। इस वर्ष में जो हम लोगों ने शुरू किया है उसमें पिछले महीने जनवरी में जो 28 जनवरी को हुआ था वो 21 लाख रुपए के लगभग कीमत का था। इस माह जो हम लोगों ने बरामद किया है फरवरी माह का जो आज वितरित हो रहा है ये लगभग 22.5 लाख रुपए का है। तो वर्ष 2026 में ही लगभग हम लोगों ने 43-44 लाख के आसपास की मोबाइल इनको वापस कर चुके हैं। सर, जैसे फ़ोन खो जाता है तो इसकी तत्काल शिकायत कहाँ करें और कैसे कंप्लेंट करें? इसकी दोनों व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर करते हैं तो तत्काल पोर्टल पे आ जाता है, उस पर कार्रवाई करते हैं और अगर ऑफलाइन और थाने या चौकी को सूचना देते हैं तो गुमशुदगी लिख करके उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, होली का त्यौहार सामने आ रहा है, आम जनता खबर जसपुर से है, जहां जैसा कि विदित है आगामी 4 मार्च 2026 को देश भर में मनाए जा रहे रंगों का त्योहार कहलाने वाला पावन पर्व होली जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे रंगों की फुहार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसको लेकर जगह जगह होली मिलन समारोह, फूलों की होली खेली जा रही है और साथ ही बैठी होली, खड़ी होली सहित अनेक प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। एक दूसरे को एवल गुलाल लगाकर रंगोत्सव त्योहार होली मना रहे हैं। तो वहीं देश भर के बाजारों में भी दुकानें अनेक प्रकार के रंगों और पिचकारियों से सजी हुई हैं और जिनको खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजार पूरी तरह गुलाल से गुलजार नजर आ रहा, जिसके चलते बाजारों में चल रहे चहल पहल बरकरार है और साथ ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी खास खबर सामने निकल कर आ रही, जहां नगर के जसपुर भगवंतपुर मार्ग पर स्थित गरुणा स्थान पर जसपुर ब्लॉक पूर्व सैनिक संगठन बैनर तले पूर्व सैनिकों द्वारा एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नगर निगम काशीपुर से प्राइम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अर्जुन सिंह बोरा, जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान, जनपद ऊधम सिंह नगर नैनीताल पूर्व सैनिक संगठन संरक्षक पूर्व मेजर सूबेदार खड़क सिंह और साथी कार्की सहित तीनों अतिथियों का कार्यक्रम में पहुंचने पर जसपुर ब्लॉक की वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों ने मिलकर अंग वस्त्र भेंट कर उपहार देकर उनका सम्मान किया है और साथ ही उनका स्वागत भी किया गया।
सर्वप्रथम ये जो आज पूर्व सैनिक संगठन जसपुर ब्लॉक ने होली मिलन का एक जो है ये प्रोग्राम किया, इसमें सभी जसपुर ब्लॉक के पूर्व सैनिक, वीर नारी, हमारी बिटोज महिलाएं ने सबने मिलकर के हमने अपने पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये होली मिलन का प्रोग्राम हम पूर्व सैनिक आपस में भाईचारा, प्रेम भाव और एक संगठन की एकता को बनाए रखने के लिए हम ये होली मिलन का प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में हम अपने जसपुर ब्लॉक की वीर नारी और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको एक उपहार दे करके जो है हम उन्हें सम्मानित करते हैं। और इसमें हमारे जसपुर ब्लॉक के कुछ गणमान्य व्यक्ति जो हैं हम उनको बुला करके उन्हें भी सम्मान देते हैं। इसमें आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अर्जुन सिंह बोरा जी, प्राइम हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं, माननीय श्री आदेश सिंह चौहान जी जो हमारे विधानसभा जसपुर के विधायक हैं, हमारे पूर्व सूबेदार मेजर खड़क सिंह कार्की साहब जो हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर के जो है पूर्व सैनिकों के संरक्षक हैं, जो हमें एक नई एनर्जी देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और हमें एक मार्गदर्शन करते हैं। वो उन्होंने भी जो है आज हमारे साथ आकर के इस होली मिलन के समारोह में भाग लिया। हमें जो है उन्होंने अच्छा एक मार्गदर्शन में चलने की जो है प्रेरणा दी। हम इन सभी का जो है धन्यवाद करते हैं। इस जो है हमने होली मिलन के प्रोग्राम करने से क्या है, जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, बिटोज हैं, इसमें क्या है होली मिलन के नाम से तो हमारा सबका मिलना जुलना हो जाता है। हमें किसी की कोई प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ़ है, उसका भी हमें जो है इस होली मिलन के जो है माध्यम से पता चल जाता है और हम उसकी जो समस्या का भी जो है आपस में मिलकर उसका समाधान कर लेते हैं। होली का त्योहार करीब आने वाला है, लेकिन शहर में होली के त्योहार को लेकर दिखाई देने वाली ये रंगत बिल्कुल गायब है। शहर में जगह जगह व्यापारी रंग बिरंगे गुलाल के साथ पिचकारियों की दुकान लगाकर बैठे हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में इजाफा नहीं है। खबर विशेष से है, जहां व्यापारी को कहना है यदि इस प्रकार हर साल त्योहारों पर बिक्री कम होती रहेगी तो एक दिन भारत की संस्कृति को जिंदा रखने वाले ये त्योहार इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएंगे। और साथ ही व्यापारियों ने दिन प्रतिदिन सरकार की ओर से ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा देने का विरोध किया है। उनका कहना है टैक्स व्यापारी देते हैं, लोगों की मदद व्यापारी करते हैं और सरकार ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर होली को लेकर पुलिस एक्शन नजर में आ रही। पुलिस ने होली के दिन शहर के चौक चौराहों और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने का कड़ा निर्देश दिया है और वहां पर कह दिया है हद करने वालों पर पुलिस ने नजर रखने का एक्शन प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और हुड़दंग करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे बेचने का काम भी करेगी। होली को लेकर के पुलिस के द्वारा इस समय बहुत स्थायी और अच्छे प्रबंध किए गए हैं। होली पर की गई तैयारियों को मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ। पहली चीज़ है ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था। ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। उसके बाद दूसरा है कि पूरे के पूरे जो हमारे सर्किल क्षेत्र है, सर्किल को अलग अलग जोन और अलग अलग सर्किलों में बांटा गया है और इन जोन और सर्किलों का विभाजन कर दिया गया। कहाँ पर कौन सा जोन, कौन सा सर्किल ऐसा है जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं या जहाँ पर अन्य क्षेत्रों से पर्यटक आते हैं, इस आधार पर जोन और सर्किलों का वर्गीकरण कर दिया गया है और उसकी सेंसिटिविटी के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए फोर्स का वितरण कर दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस हैं या नशीले पदार्थ हैं या आबकारी संबंधी कोई शराब वगैरह, इसका परिवहन न हो और गलत हथियारों अन्य का परिवहन न हो, हुड़दंगी करने संबंधी सामान का परिवहन न हो, इसके लिए जगह जगह पर चेकिंग भी चलाई जा रही है। और आप लोगों को विदित हुआ कि एसएसपी देहरादून के निर्देशन में पिछले 10 से 15 दिनों से सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें रानी पोखरी क्षेत्र, रायवाला क्षेत्र, कोतवाली क्षेत्र में स्पेशल चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें 24 घंटे चेकिंग की जा रही है और इसका काफी प्रिवेंटिव असर रहा है और मुझे लगता है कि होली में भी इसका काफी अच्छा असर रहेगा।
होली को लेकर के पुलिस के द्वारा इसमें बहुत स्थायी और अच्छे प्रबंध किए गए हैं। होली पर की गई तैयारियों को मैं 3 भागों में बांट सकता हूं। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे जनपद नैनीताल में होली एवं रमजान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा। यहां बता दें कि कुछ दिन पूर्व नैनीताल जनपद में तमाम न्यायालयों एवं हाईकोर्ट समेत कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और अधिक सतर्कता बरतने लगा। बता दें कि बम उड़ाने की धमकियां मिली थी या सब कोरी निकली है, फिर भी जनपद नैनीताल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृष्टिगत एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा जनपद बॉर्डर में प्रभावी चेकिंग करने हेतु निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के सर्वनंद घाट में दिल्ली के रामलीला मैदान तक निकाली जा रही विशाल पदयात्रा सोमवार को दूसरे दिन मंगलौर पहुंची है, जहां दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी के नेतृत्व में संतों और कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के प्रावधानों के प्रति कड़ा विरोध जताया है। मीडिया को संबोधित करते हुए महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी, यति परमानंद गिरी और साथी यति सत्यमित्रानंद गिरी ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इस कानून को तत्काल वापस नहीं किया गया तो यह सनातनी समाज के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा और साथ ही देश में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पदयात्रा में शामिल संतों ने इसे धर्म और समाज की रक्षा का संकल्प बताते हुए घोषणा की है कि 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस आंदोलन का समापन एक बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में होगा। चौदह 1400 वर्षों से हम लोग एक विचारधारा से लड़ रहे हैं जिसका नाम है इस्लाम। आज हम जिस भारत में बैठे हैं, इसको जो हम भारत माता कहते हैं, ये हमारे भारत का मात्र 5% या 6% हिस्सा है बचा हमारे पास, जिसको हम भारत माता आज कहते हैं। और जो बाकी का हिस्सा था वो सब अधिकतर इस्लामियों के हाथ में चला गया है। कहीं पर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या बांग्लादेश कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, अफ़गानिस्तान कह लीजिए, ये सब हमारा हिंदुओं का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 1400 वर्षों पहले जो अरब में एक विध्वंसक मानसिकता पैदा हुई, उस मानसिकता ने हमारा 90% से अधिक क्षेत्रफल आज हमसे छीन लिया। एक छोटा सा भूभाग हम हिंदुओं के पास बचा है और इसको भी इस्लाम के जिहादी हमसे छीनने का बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए एक योजना बनाई गई। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो शीर्ष कथावाचक हैं, उनको एक सोची समझी योजना के तहत गल्फ कंट्रीज में बुलाया जाता है। कोई कथा करने जाता है, कोई राजनीतिक दौरे पर जाता है और वहाँ पर उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत लाखों वेश्याएं हायर की, बहुत बड़ा धन इन लोगों को दिया, बड़े बड़े बंगले और फ्लैट विदेशों में इनको दिए गए ताकि इनके बच्चे पहले ही वहाँ शिफ्ट हो जाएं जब भारत इस्लामिक हो। उसके बाद इनकी ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई कि
जो अगर सार्वजनिक रूप से प्रसारित कर दी जाएं तो भारत के बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे कथावाचक और बहुत सारे नेता नंगे हो जाएंगे। आज भारत का पूरा सिस्टम, भारत सरकार और जितने भी बड़े नेता हैं वो सब आज गल्फ कंट्रीज के दबाव में, इस्लामियों के दबाव में काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी हिंदुत्व समाज के लिए सही कार्य कर रहा है उसको दबा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको समाप्त कर दिया जाता है। एक पार्टी विशेष के साथ जो नहीं चलता उसको हिंदूवादी नहीं माना जाता। तो ये सब इस्लामिक मुल्कों के दबाव में रह करके, ब्लैकमेल होकर के ये लोग काम कर रहे हैं। और इसी को फलीभूत करने के लिए यूजीसी बिल, जिसका ड्राफ्ट सऊदी के अंदर तैयार हुआ, और हमारी जो एकता थी चारों वर्णों की, उस एकता को विखंडित करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि जो वैश्य समाज है वो पैसा देकर धर्म बचाता है, जो क्षत्रिय समाज है वो लड़कर धर्म बचाता है, और जो ब्राह्मण समाज है वो अपने ज्ञान से इस धर्म को बचाने का कार्य करता है। और भारत के अंदर अभी इस छोटे से टुकड़ों में हम सभी वर्ण मिलकर के अभी तक इस धर्म को बचाए हुए थे। तो उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च किया। रिसर्च के बाद उनको लगा कि अगर हिंदू समाज को संपूर्ण रूप से समाप्त करना है तो इसमें जातीय विद्वेष पैदा करना पड़ेगा, इनको आपस में लड़ना पड़ेगा। इसलिए इस्लामिक देशों ने हमारे देश के नेताओं को, हमारे कथावाचकों को, हमारे धर्मगुरुओं को टूल बना करके इस यूजीसी कानून को रातों रात यहाँ पर लागू कराया। और इसकी परिणति ये होने वाली है कि पहले हम आपस में लड़कर के समाप्त हो जाएंगे, और जो बचेंगे उनको इस्लाम के मानने वाले जो जिहादी हैं जैसे वो काटते हैं, जैसा उनका इतिहास रहा है, इसे छोटे से बचे हुए क्षेत्र में हम जो छोटे से थोड़े से हिंदू बचे हैं उनको ये लोग समाप्त कर देंगे। यहीं पे एक सवाल है मेरा। हाँ जी। भारत में 4 धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य। हाँ जी। जैसे जो एक शंकराचार्य है अवमुक्तेश्वरानंद जी, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक साजिश हो रही है बड़ी, उनको जेल पहुंचाने की जा रही है, तो उसमें उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे शंकराचार्य साक्षात शिव हैं। अगर हमें धर्म को डिफाइन करना है तो हमारे धर्म को देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर कोई धर्म को डिफाइन करेगा, कोई धर्म को बताएगा तो वो है जगतगुरु शंकराचार्य। हमारे चारों शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो साक्षात शिव हैं, वो साक्षात धर्म है। लेकिन आज एक पार्टी विशेष ने अपना एक धर्म बनाया है, उस धर्म को जो मानता है, उस पार्टी की गुलामी करता है, वो हिंदू कहलाता है। और जो उस पार्टी की बात नहीं करता वो चाहे कितना ही बड़ा धर्मगुरु हो, उसके खिलाफ साजिश होती है। अभी मेरे खिलाफ भी साजिश हुई, इसी पार्टी ने मुझे अरेस्ट करवाया बिना किसी मामले के कोर्ट द्वार में, और रात को पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया, मेरे भगवा वस्त्र उतार दिए। एक हिंदूवादी सरकार में क्या ऐसा हो सकता है? और अभी तक भी मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद भी, भाई शंकराचार्य तो बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर के, 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। किसी भाजपा के नेता ने, किसी विपक्ष के नेता ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि सारे प्रूफ मैं दे चुका हूँ। तो कुल मिला के जो भी आज सही कार्य कर रहा है धर्म के लिए, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे यति परमात्मानंद हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको ये लोग प्रताड़ित करेंगे और लास्ट में हम लोगों को ये समाप्त कर देंगे। देखिए, ये जो नया कानून जो सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार हमारे लिए लाई है, ये यूजीसी कानून, ये हमारे लिए, हम स्वर्णों के लिए डेथ वारंट का काम करेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार छीनने का काम करेगा। देखो, बच्चों में जो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, एक दूसरे के जाति पे नाम से पुकारना, तो ये चलती रहती हैं। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं होता इस बात का, मगर योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी। उनका भविष्य तबाह करने का बहुत बड़ा, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। क्योंकि स्वर्णों के रहते हुए इस देश पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मुगलों ने 700-800 साल इस देश पर राज किया। मगर जब वो आक्रमणकारी इस देश पर हमला करने आए, उनका सामना हुआ क्षत्रियों के साथ। क्षत्रियों ने सर कटा दिए मगर कन्वर्ट नहीं हुए, और कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्म का निर्माण किया, व्यवस्थाएं बनाई ताकि समाज का संचालन अपनी व्यवस्था से कर सके। उन्होंने बदलने की बहुत कोशिश की। इस बार ये कार्यभार बीजेपी को सौंपा गया है। बीजेपी और कथाकथित जो हिंदूवादी होने का ढोंग करने वाली जो पार्टी है,
देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। हमने बीजेपी के अलावा कभी किसी पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं। हमने सोचा था कि चलो बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है जहाँ पे इस्लाम का जिहाद फैलता है वो किसी को जीने नहीं देते, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है कि इस्लामियों के बिना इस दुनिया में किसी को जीने का अधिकार नहीं है। हमने वो चीज़ भोगी है। आज कश्मीर में एक भी हिंदू नहीं है। इसका परिणाम ये है कि अब वो धीरे धीरे जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं और अब स्थिति ऐसी बन रही है कि देश भर में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो मैं खुद इस बात को अपना उत्तरदायित्व मान रहा हूँ कि मैं इनके साथ दे रहा हूँ कि भाई हमारा तो चला गया, भाई अपना बचा लो, क्योंकि हमारे साथ जो निर्दयता हुई है 1990 में, और वो चीज़ एक संवैधानिक देश में हुई है। जो देश कानून, जिसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये देश लॉ एंड ऑर्डर पे चलता है, संविधान से चलता है, तो मुझे बताइए कि उनके लिए वो कानून कहाँ चला गया। तो इस पदयात्रा के माध्यम से हम देश क्या दुनिया भर में ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। एक सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार जिसने हिंदुओं को झांसे में लेकर सत्ता हासिल की, और अब जिनके सहारे वो सत्ता में आए अब उन्हीं को मारने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन जहाँ से पदयात्रा के रामलीला मैदान तक जाएंगे 8 तारीख में और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, ताकि दुनिया को पता चले जी बीजेपी सरकार को दुनिया के सामने नंगा किया जा सके कि ये कैसे हैं। मुझे छोटा सवाल था जी, अगर आखिरकार आप सरकार जो है आपकी बातों को मान्य नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हमारे पास एक ही तरीका रहेगा, हम आत्मदाह करेंगे और सरकार से परमिशन लेंगे कि हमें आत्मदाह करने की आज्ञा दी जाए, क्योंकि हम नहीं जी पाएंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए नहीं देख सकते। हमारे पास एक ही चारा है, आत्मदाह। क्या उद्देश्य? मैं महंत यति राम सोपैंगरी, शिष्य श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहाना गिरी महाराज, और मैं एक छोटे से मंदिर दहिया शिव मंदिर का महंत हूँ। और ये जो पदयात्रा है ये यूजीसी काला कानून के विरोध में कल जो है 1 मार्च को पदयात्रा जो है सर्वानंद घाट हरिद्वार से प्रारंभ की, और ये पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां पर पूरे देश के सनातनी हिंदू साधु संत एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा महासंग्राम करने वाले हैं कि यूजीसी काला कानून को जो है तुरंत जो है वापस लें, और नहीं तो फिर आगे बहुत बड़ा आंदोलन और होगा। ये आंदोलन ये जारी रहेगा। तो इस विषय को लेकर के हम जो है आज ये मंगलौर में पहुँचे हैं। आज दूसरा दिन है और यात्रा ये पहुँचेगी दिल्ली। और मैं आप लोगों को और सभी सनातनी हिंदुओं को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी काला कानून के बारे में अनेकों प्रकार से भ्रम फैलाए जा रहे हैं जिससे कि आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। लेकिन यूजीसी काला कानून को समझिए, यूजीसी काला कानून है क्या। तो स्पष्ट आपको बता दूं कि यूजीसी काला कानून से क्या होगा कि आपस में हिंदू, एक केवल वर्ण नहीं, सभी वर्ण, चारों वर्ण आपस में लड़ करके और मर मिटेंगे, और फिर गजवा हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, और फिर भारत पूरा इस्लामिक हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रधानमंत्री भारत का मुस्लिम बन जाएगा, और फिर वही होगा जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ भी फिर भारत में वही होगा। और आप लोगों को, सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल भी रही होगी, आपके आसपास ये घटनाएं घट भी रही होगी। अभी केवल सच्चाई बताने पर, केवल कुरान हदीसों में जो लिखी हुई है उस सच्चाई को बताने पर एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को गला रेत देते हैं। चाकुओं से काटने का जिभा करके, कलमा पढ़ करके जिस तरीके से वो जिभा करते हैं उसका प्रयास किया गया। तो आप ये विचार करिए कि इनको सत्य सुनना जो लिखी हुई है, अरे लिखी है जो कुरान हदीसों में, वो तो भाई उन्हीं के लोगों ने लिखी ना, हमारे हिंदुओं ने किसी ने थोड़ी लिखी है। अरे अगर उनका कोई धर्मगुरु मौलवी मौलाना अगर हमारे गीता रामायण के बारे में जो लिखी वो अगर बताए तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होगा, हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा। अगर उनके यहाँ कुरान हदीसों में कुछ लिखी हुई उसको अगर हमारे अगर कोई लोग बताते हैं धर्मगुरु, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका प्रचार होगा। लेकिन ये मोदी मुल्ला और ये मोहम्मद भागवत ने हम सभी सनातनी हिंदू बहन बेटियों के लिए
ये कत्ल का फरमान जो यूजीसी का जो लागू किया है, ये कत्ल का फरमान है। हम सबको मरवा देगा, ये हम सबको मरवा देगा। लेकिन हम दिया हुआ किसका खाते हैं? संत सन्यासी हिंदुओं का दिया हुआ खाते हैं। हिंदुओं के दान पे हम लोग वस्त्र पहनते हैं। हम अपने सनातनी हिंदुओं के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये कोई विशाल पदयात्रा नहीं है, ये महाआंदोलन है। और इसमें अगर अभी तत्काल ये मोदी मुल्ला अगर नहीं लेता है यूजीसी कानून को वापस, तो हम कुछ भी करने के लिए उतारे हो जाएंगे। और इस पदयात्रा में हमारे साथ यति परमात्मा नगरी, यति सतमित्रा नगरी और भी बहुत सारे हिंदू के लोग, समाज के लोग पदयात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। और मैं अब चाहूँगा कि यति परमात्मा जी अपनी बात करें। गुरुजी, एक सवाल था, भारत सरकार के द्वारा इतने सारे कानून जो है लागू किए गए, लेकिन यूजीसी का ही क्यों विरोध हो रहा है गुरुजी? इसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी का विरोध इसलिए हो रहा कि यूजीसी ये काला कानून क्यों बताया है, आज पूरे देश के हिंदू समाज क्यों खड़े हो रहे हैं, ये स्पष्ट आप इसको समझ लीजिए कि ये यूजीसी काला कानून जो है, ये अरब में ये इसकी भूमिका रखी गई और इसमें बड़े बड़े पूरे देश के मौलवी मौलाना एकत्रित हुए और सीडी बनी, बड़े बड़े लिफाफे दिए गए नेताओं को, भारत के बड़े बड़े नेताओं को जो पद पे आसीन हैं। मैं स्पष्ट अगर कहूँ तो जो हमारे यहाँ के केंद्र में बैठी हुई है सरकार, उनको ही दी गई सीडी बनी कि आज इतने वर्षों से जो मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने ये विचार किया कि आज इतने वर्षों से हम जहाँ कहीं भी गए, हमने उसको इस्लामिक देश राज्य बना लिया, लेकिन भारत को हम नहीं बना पाए। इसलिए उन्होंने ये आपस में जातियों को लड़ाने का काम करने के लिए उनको चुना और बड़ी तादाद में वेश्याएं लगी, तब जाकर के कहीं ये लीक ना हो जाए तो केंद्र सरकार ने फिर यूजीसी काला कानून को पारित किया। स्पष्ट अगर कहूं तो इस्लामिक देश बनाने के लिए ये यूजीसी कानून लागू किया। देखिए, 1400 वर्षों से हम लोग एक विचार। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में पत्रकारों ने जहां होली में नाच कर मस्ती की है, तो वहीं नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने भी पत्रकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए हैं। और साथ ही वहीं दूसरी ओर पुरुषों ने भी देर रात तक होली की धूम देखने को मिली है। यहां होली गायन किया गया और सभी होलियार गाते हुए नजर आए थे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।